ज़िंदगी ने ये कैसा मोड़ लिया। भाग दो। मैं अपने मायके तो आ गई, लेकिन मेरी भाभी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे पापा भाई के सामने कुछ भी कह नहीं सकते थे। जिस कमरे में मैं शादी से पहले रहती थी, मैं उसमें जाने लगी तो मेरी भाभी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि ये कमरा मैंने अपने बच्चों को दे दिया है, तुम दूसरे कमरे में रह सकती हो, और जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो कमरा भी मैं गेस्ट रूम के तौर पर रखूँगी। तुम मम्मी और पापा के कमरे में सो जाओ, क्योंकि तुमने न जाने कितने अरसे यहाँ रहना है। मैं खून के आंसू पी के रह गई थी। ससुराल में तो पूरा घर मेरे हाथ में था, कोई रोक टोक नहीं थी। मैं खामोशी से अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई। सारा दिन किचन में हम दोनों बहनें ही काम करती थीं। हमारी भाभी तो सिर्फ ऑर्डर चलाती थी। आज ये पकेगा, आज वो पकेगा, ये काम कर लो, वो काम कर लो। और हम दोनों बहनें किसी नौकरानियों की तरह काम पर लगी रहती। क्योंकि सारे घर का खर्चा भाई उठा रहे थे, इसलिए माँ बाप भी चुप रहते थे। उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी अपनी बीवी को दे रखी थी। एक बार मेरी भाभी का भाई घर पर आया। बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का इंसान था। कहने लगा, मेरी पहली बीवी डिवोर्स देकर जा चुकी है और मेरा बच्चा बहुत छोटा है। ऐसा करो, अपनी बड़ी नंद की शादी मुझसे करवा दो, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी इससे। शादी से पहले भी उस शख्स की नज़र मुझ पर थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। तब भी मेरी भाभी ने मुझे बड़ी बातें सुनाई थी कि मेरा भाई तो लाखों में एक है, उसके तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा भला करना सोच रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। लेकिन वो मुझे एक आंख नहीं भाता था। 1 साल ही उसने शादी का गुजारा था, बीवी को डिवोर्स दे बैठा था, क्योंकि वो था ही ऐसा, हर वक्त लड़ने वाला, लड़ाकू किस्म का। अपने बीवी को भी बहुत मारता था, इसलिए उसने डिवोर्स ले ली थी। लेकिन अब मुझे देखकर उसकी नीयत ख़राब होने लगी थी। 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी पर मेरी भाभी ने कहा कि पूनम के भी फेरे करवा दो मेरे भाई से। अरे भाई, मैं अपने घर में उसे नहीं रख सकती। मेरा पति अपने बच्चों के खर्चे पूरे करे, माँ बाप के खर्चे पूरे करे, या बहन को पाले। ये तो पता नहीं कब तक यहाँ रहेगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूँगी, इसलिए मेरे लिए कोई भी रिश्ता ना देखें। मेरी भाभी ने यह बात सुनकर बड़ा हल्ला मचाया था, लेकिन मेरी ना हाँ में ना बदल सकी। छोटी बहन की शादी हो गई, वो अपने घर में खुश थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी। हर वक्त मेरी भाभी मुझसे काम भी करवाती थी और ताने भी देती थी। कहने लगी, अपने पति को तो खा गई हो मनहूस। मेरी माँ ये सब सुनकर, ये सब देखकर अपने आंसू पोंछती हुई कहने लगी, मैं इसीलिए कहती थी कि अपने देवर से शादी कर लो। आज हम जिंदा हैं, कल को नहीं रहेंगे, और ये तुम्हारे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगी। भगवान के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा, मैं अंकुश को नहीं भूल सकती। आप बेफिक्र रहें, मेरी तरफ से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी मम्मी अब खामोश रहने लगी थी, लेकिन एक बार जो कुछ हुआ मेरे साथ, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मम्मी पापा ने सोचा हुआ था जब छोटी बहन की शादी हो जाएगी तब वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे, इसलिए वो दोनों तीर्थ यात्रा पर चले गए। मेरी भाभी को तो जैसे खुली छूट मिल गई थी। जैसे ही भाई काम पर जाते, वो अपने उस आवारा भाई को घर बुला लेती। वो अपने छोटे बच्चे को घर ले आता और मेरी भाभी कहती, पूनम पकड़ो इसे और संभालो, पूरा दिन इस बच्चे को तुम्हें ही संभालना है। मैंने कहा, मैं क्यों संभालने लगी किसी का बच्चा? तो कहना कि तमीज़ से रहो, यहाँ रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। मैंने कहा, मैं घर के सारे काम कर दूँगी, लेकिन मैं किसी का बच्चा नहीं संभालूँगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था किसी भी मासूम बच्चे को संभालने पर, लेकिन मैं जानती थी मेरी भाभी का मकसद क्या है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करती थी। अपने भाई के आने से पहले सारे घर के काम मुझसे करवा लेती और बाद में उसका बच्चा मेरी गोद में डाल देती और साथ में फीडर भी मेरे सामने फेंक देती। एक दिन शाम होते ही बारिश शुरू हो गई, तो भाभी का भाई कहने लगा, ऐसा करता हूँ, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। इतनी तेज़ बारिश में बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा। मेरी भाभी ने भी कहा, हाँ ठीक है। मैं अपनी मम्मी के कमरे में ही थी। उस शख्स का छोटा बच्चा भी मेरे पास था। उसे फीडर पिलाकर मैंने उसे सुला दिया, खुद भी उसके बराबर में सो गई। जब वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर एक भारी बोझ सा हो गया हो, मैंने आंखें खोली तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो कमीना इंसान मुझ पर अपनी पकड़ जमा चुका था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया,
लेकिन फिर मैंने उसका चेहरा नोच कर उससे खुद को छुड़वा कर कमरे से बाहर भाग गई थी। मैंने जल्दी से अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। गुस्से से वो भी कमरे से बाहर आया। जब भैया और भाभी ने दरवाज़ा खोला, मैं अपने भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा, भैया, ये इंसान मुझे बर्बाद करना चाहता है। उस शख्स का चेहरा नाखूनों से ज़ख्मी हो चुका था। मेरी भाभी कहने लगी, ये झूठ बोल रही है, ये खुद ही अदाएँ दिखाती है मेरे भाई को। इसी ने कमरे में बुलाया होगा उसे, और अब मासूम बनने के लिए ड्रामा कर रही है। मेरा भाई कहने लगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे आवारा भाई को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे करती रहो। कहने लगी, ठीक है, मेरा भाई बदमाश है, बुरा है, तो अपनी बहन का कुछ ही दिनों में कोई इंतज़ाम कर लो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। संभालते रहना तुम इस घर को भी और अपने बच्चों को भी। तुम्हारी बहन को पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दूंगी। फिर मुँह छुपाते फिरोगे दोनों बहन भाई। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा चतुर और शातिर किस्म की औरत थी। मेरे भाई ने पहले तो उसके भाई को घर से बाहर निकल जाने को कहा। वो अपना बच्चा उठाकर घर से बाहर चला गया। मेरी भाभी ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा भाई मुझे मेरे कमरे में ले आया। मैं रोए जा रही थी। कहने लगे, देखो, ना तो मैं इस औरत को छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ। अंकुश का दुख हमें भी बहुत है। तुम्हारे ससुर ने बहुत ठीक फैसला किया था। देखो, पहली शादी औरत की मर्ज़ी के मुताबिक होती है, उसके दिल के अरमानों के साथ, लेकिन दूसरी शादी समझौता होती है। तुम्हें आकाश नहीं भी पसंद, तब भी मेरा मशवरा है कि तुम उसे अपना लो। तुम्हें घर और मर्द का साया मिल जाएगा, वरना तुम इस औरत को अच्छे तरीके से जानती हो। आज तुमने अपनी इज्जत उसके भाई से बचा ली, लेकिन कल शायद ना बचा पाओ। मैं हर बार तुम्हारी ढाल नहीं बन सकता। मेरे अपने बच्चे हैं, इस औरत को चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। हमारे मम्मी पापा काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी रहते हैं। आज हैं, कल नहीं हैं। मैं क्या करूँगा? न तुम मुझे मुश्किल में डालो पूनम, और न ही खुद को किसी परीक्षा में डालने की कोशिश करो। जो जा चुका है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए जो है उसे अपना लो। कल भी तुम्हारे ससुर का फ़ोन आया था, बहुत बीमार हैं। कहते हैं कि मरने से पहले पूनम के लिए एक अच्छा फ़ैसला करना चाहता हूँ। उसे कहो कि मेरी बात मान ले, ताकि मैं भी सुकून से मर सकूँ। मुझे जब भी पूनम का ख्याल आता है, मेरा दिल कहता है कि उसने तो ठीक से ज़िंदगी की खुशियाँ तक नहीं देखी। आकाश भी बिल्कुल चुप हो गया है। तुम कहो तो मम्मी पापा के वापस आते ही मैं तुम्हारी सादगी से फेरे करवा देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, करवा दें। जैसे ही मेरी मम्मी पापा तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस आए, तो बड़ी सादगी से मेरे फेरे आकाश से कर दिए गए। वो चुपचाप सा था। मैं विदा होकर वापस अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन अंकुश के कमरे के बजाय आकाश के कमरे में। लेकिन वो चुप था। कुछ देर सोफे पर बैठा रहा। मैं खामोशी से बेड पर बैठी रही। शायद उसके पास कहने को कुछ न था और न ही मेरे पास। कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। बस इतना कह सकता हूं कि शादी पापा की मर्ज़ी से हुई है, क्योंकि वो बहुत बीमार थे और उन्हें आपका गम भी खाए जा रहा था। मुझे भी आपके लिए बहुत अफसोस है, लेकिन मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता कुछ और था और मैं आपके लिए कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा, मैं समझ सकती हूँ। अगर मुझे लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए मर्द का साया ना चाहिए होता, तो शायद मैं भी कभी इस रिश्ते के लिए तैयार ना होती। मेरे भैया के घर पर मेरी भाभी की ज़्यादा चलती है और भाभी का भाई मुझ पर गलत नज़र रखता था। मेरे माँ बाप काफ़ी उम्र के हो गए हैं, आज हैं, अगर कल ना रहे तो क्या करती। भाभी तो शायद मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल ही ना छोड़ दी, वरना मैं तो अंकुश के नाम पर सारी ज़िंदगी जी सकती थी। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आकाश मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, प्लीज़ रोइए मत। मुझे पता है आप अंकुश भैया से बहुत मोहब्बत करती थी और करती भी हैं। जैसी मोहब्बत वो आपसे करते थे, शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे नाम के और इस घर में अपनी सुरक्षा के। ये बात सुनकर कुछ देर वो मुझे देखता रहा, फिर नज़रें झुका करके उठकर जाकर सोफ़े पर बैठ गया। मैंने तकिया ठीक किया और कपड़े चेंज करके लेट गई, लेकिन वो वैसे ही सोफ़े पर बैठा रहा। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। अंकुश के साथ गुजारे सारे लम्हे याद आने लगे। जब सुबह मेरी आँख खुली तो वो सोफ़े पर सो रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी, इसलिए अपनी टांगें उसने पेट से लगा रखी थी।
मैंने बेड से ब्लैंकेट उठाया और उसके ऊपर डालकर बाहर आ गई। मेरे ससुर जाग चुके थे, खांस भी रहे थे और किचन में खड़े हुए नाश्ता बना रहे थे। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी। मैंने कहा, पापा आप क्यों बना रहे हैं नाश्ता? पीछे हटे, मैं बना कर देती हूँ। कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम आई हो, मैं बना लूँगा। वैसे भी जब से तुम गई थी मैं खुद ही बनाता था। आकाश दफ्तर चला जाता था। मैंने कहा, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं बना दूँगी। मैंने उसी दिन से सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। फ्री टाइम में मैं अपने ससुर के साथ लॉन्च में बैठकर बातें करती थी। वो कभी मेरे सर पर हाथ रखते, कभी अंकुश की बातें करते, कभी मेरी सास के साथ ही तो उनका भी दुनिया से जा चुका था। दुख तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा था। मैं भी उनके साथ दिल लगाए रखती थी। उन्हें कहती, पापा आप इतना ना सोचा करें और ना ही इतनी टेंशन लिया करें। कहने लगे, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र थी कि कहीं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन अब मैं सुकून से हूँ। कम से कम अब मैं सुकून से मर तो सकूँगा। मैंने कहा, पापा आप ऐसी बातें मत किया करें। कहने लगे, आकाश बहुत अच्छा है बेटा। मैंने कहा, जी बहुत अच्छा है। फिर कहने लगे, बेटा तुम तैयार क्यों नहीं होती, शादी से क्यों रहती हो, तुम खुश तो हो ना? मैंने कहा, जी पापा मैं बहुत खुश हूँ। कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार हुआ करो, ख़ुद को खुश रखने की कोशिश किया करो। मैं उनकी बात टाल जाती। मैंने उनसे कहा, आप खाने में क्या खाएंगे, आपके लिए क्या बनाऊँ? कहने लगे, कुछ भी हल्का सा बना दो। मैं उठ कर के किचन में आ गई। पापा के लिए खिचड़ी बनाई और खाना बनाकर किचन से बाहर आ गई। हम बंदे ही कितने थे, बस हम 3 ही तो थे। घर की सारी रौनक तो जा चुकी थी। अंकुश होते थे तो उनकी रौनक ही अलग होती थी। फिर मेरी सास जब होती थी तो सास ससुर के ख़ानदान की बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। वो उनके मायके वालों को सुनाते रहते थे और मेरी सास मेरे ससुर के घर वालों को। ऐसे जैसे इस उम्र में नोक-झोंक होती रहती है कि आपके भाई ने फ़लाँ वक्त में आपके साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। मैंने कौन सी सेवा नहीं की आपके घर वालों की, पर मुझे क्या सिला मिला। बुढ़ापे में बस यही बातें याद रह जाती हैं। मैं उनकी बातें सुन सुन कर हंसा करती थी। पापा मुझे अपने साथ मिला लेते थे, आँख से इशारा करते कि देखो तुम्हारी सास को कैसे फुकाता हूँ। फिर उनके भाइयों की बहनों की बुराइयाँ करने लगते और वो चिढ़ जाती थी। फिर तो वो पूरे ससुराल के गढ़े मुर्दों को उखाड़ देती थी। मेरे ससुर भी कानों को हाथ लगाने लगते। कहती, अंकुश के पापा मेरा मुंह मत खुलवाना। ऐसा लगता था इस घर में बस यादें ही रह गई हैं, जिंदा लोग भी जीना भूल चुके थे। रात को अपने ससुर के कहने पर मैंने कढ़ाई वाला कॉटन का सूट पहन लिया था। हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया था। जब आकाश ऑफिस से वापस आया तो मुझे देखकर ठिठका था। मैंने कहा, वो पापा बहुत ज़िद कर रहे थे। मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कब तुमसे पूछा कि तैयार क्यों हुई हो? पहली बार उसने मुझे आपसे तुम कहा था। मैं बेहद नर्वस हुई थी। फ़ौरन से किचन में चली गई। वो अपने कमरे में चला गया। नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आया। पापा कहने लगे, थोड़ी देर के लिए दुकान पर भी चले जाया करो, कर्मचारियों के सर पर छोड़ रखा है तुमने सब कुछ। मैं तो बीमार रहने लगा हूँ। कहने लगा, पापा दुकान से ही आ रहा हूँ, सारा हिसाब करके आया हूँ और कर्मचारियों को भी समझा के। इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। ठीक है अंकुश भैया जैसा नहीं हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। उन्होंने आकाश का हाथ पकड़कर चूमा था। कहने लगे, मैंने कब कहा कि तुम किसी से कम हो? तुम ना होते तो शायद मैं भी नहीं जी पाता। ये कहते हुए मेरे ससुर की आंखें नम हुई थी। मैंने टेबल पर खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आई। कुछ देर बाद ही आकाश भी आ गया था। मैं उसे देखकर टिश्यू से अपना मेकअप साफ़ करने लगी। कहने लगा, साफ़ क्यों कर रही हो? अच्छी लग रही हो, रहने दो प्लीज़। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने कहा, वो मैंने अभी इतना ही कहा था कि जब उसने मेरे होठों पर हाथ रख दिया। कहने लगा, मेरे लिए भी तैयार हो सकती हो। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर ले आया। मेरे हाथ उस वक्त बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। कहने लगा, देखो शादी तो हो गई है ना, तुम मेरी पत्नी बन गई हो। तुम्हारे मानने या ना मानने से तुम्हारा मेरा रिश्ता बदल नहीं सकता। जैसे भी ये रिश्ता हुआ है, जिन हालात में हुआ, लेकिन हो तो गया ना। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खामोशी है और ये खामोशी हमें खाती है? हम लोग ज़िंदगी की तरफ लौट नहीं पा रहे और उसके लिए कोशिश तुम्हें करनी है। मैंने कहा, क्या कर सकते हैं? कहने लगा, बच्चे होने चाहिए हमारे घर में। विश्वास करो, अगर बच्चे होंगे तो पापा भी जी उठेंगे।
ये सुनकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से अलग करना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कहने लगा, प्लीज़ मेरा साथ दो, जानता हूँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कहकर वो मेरे करीब हो गया। उसके कंधे पर सर रख कर मैं रोने लगी। उसने मुझे चुप नहीं करवाया था। कहने लगा, जितने आंसू बहाने हैं बहा लो, कल से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। इस रात उसने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगले दिन उसका इरादा मैं जानती थी, इसलिए पूरा दिन मेरा नर्वस गुजरा था। अच्छे कपड़े भी उसके कहने पर पहन लिए थे, हाथों में चूड़ियाँ भी, तैयार भी थी, लेकिन दिल तैयार नहीं था। ऑफिस से वो आया तो उसकी पड़ती हुई नज़रों से मैं बौखला के रह गई थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई, वो आज जल्दी ही कमरे में आ गया था। अपनी जेब से निकाल कर उसने हाथों में पहनने वाले फूलों के गजरे दिए, बल्कि खुद मेरे हाथों में पहनाए थे। बहुत मुश्किल थी वो एक रात, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी। सुबह हमारी हालत ये थी कि एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन वक्त को गुजरने के साथ साथ जैसे सब कुछ ठीक ठाक होने लगा था। फिर मैं 1 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उस समय पहली बार मैंने अपने ससुर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। आकाश भी बहुत खुश था, पहले से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। मुझे खट्टी चीज़ बहुत पसंद आई थी। कहने लगा, जो भी खाने का मन हो मुझे बता दिया करो। मैंने कहा, ऑफिस से आते हुए कुछ खट्टा ले आना। कहने लगा, तुम तैयार रहना, बाहर जाएंगे। वो आया तो मैं तैयार थी। अपने ससुर से इजाज़त लेकर अब उसके साथ चली गई। पहले हम समुंदर गए थे, वहाँ बातें करते रहे। फिर वो मुझे एक बहुत अच्छी जगह ले गया गोलगप्पे खिलाने के लिए। गोलगप्पे की प्लेट देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, फिर से मुकाबला करें? मैंने मना कर दिया कि अब दिल नहीं चाहता। कहने लगा, कुछ नहीं होता, चलो फिर से मुकाबला करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जीने लगे थे, एक दूसरे से मोहब्बत भी हो गई थी। जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे ससुर ने उसका नाम गोपाल रखा था। सब बहुत खुश थे। गोपाल के घर में आते ही हमारे चेहरे चहकने लगे थे, घर में रौनक सी लग गई थी। मेरे ससुर हर वक्त गोपाल को गोद में उठाए रखते थे, उससे बातें करते रहते। जब मैं आकाश से कहती, आकाश प्लीज़ इसे उल्टा सीधा मत क्या करें, गिर जाएगा आपसे। कहने लगे, ऐसे गिर जाएगा? नहीं गिरता। लेकिन जब तक गोपाल आकाश की गोद में होता मेरा दिल धड़कता रहता। लेकिन वो शायद आदी हो चुका था अपने बाप की इन हरकतों का। गोपाल के साथ आकाश जुनूनी सा प्यार करते थे। पहले पहल तो वो रोने लगता, मैं तुरंत आकाश से पकड़ लेती। मैंने कहा, मुझे दो, तुम मेरे बच्चे का सत्यानाश कर दोगे। कहने लगा, क्या हुआ, इधर दो इसे, मेरा बस नहीं चलता, इसको अपने सीने के अंदर बसा लूँ। कभी अपनी हल्की हल्की बड़ी हुई शेव उसके चेहरे पर रगड़ने लगते कि उसका गाल लाल होने लगता। मैं उसे घूर के रह जाती। फिर मैंने गोपाल को उसकी गोद से उठाकर उसके दादा की गोद में बिठा दिया। मैंने कहा, आप प्लीज़ आकाश को इसे दूर ही रखना, देखना मेरे बच्चे का गाल कैसे लाल कर दिया। कहने लगे, लाओ दो मुझे, मैं देखता हूँ वो कैसे आता है मेरे पोते के पास। मैं दोबारा कमरे में गई तो आकाश ने कमरा बंद कर दिया और हाथ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, सब समझता हूँ मैं तुम्हारी चालाकियों को। मैंने हैरत से देखा। मैंने कहा, कौन सी चालाकी, मैंने क्या किया है? कहने लगा, जानबूझकर तुम उसको उसके दादा की गोद में डाल कर आई हो ताकि मैं तुमसे रोमांस कर सकूं। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से और गुस्से से उसे देखा था तो वो हंसने लगा, मेरी कमर पर अपने हाथ रखे और मुझे और भी करीब कर लिया। मैंने कहा, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, आपको तो मेरे बच्चे पर तरस नहीं आता। कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि गोपाल से मैं इतना ज़्यादा प्यार ना करूं तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। मैंने कहा, मुझे क्या सोचना चाहिए? कहने लगा, उसके किसी छोटे भाई बहन के बारे में। ये सुनकर मैंने अपनी कमर से आकाश का हाथ पीछे किया। मैंने कहा, अभी 4 महीने का भी नहीं हुआ वो। कहने लगा, तो क्या हुआ? मैंने कहा, अभी नहीं। कहने लगा, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। उसकी बात सुनकर मैंने खुद को छुड़वाया था। उससे मैंने कहा, प्लीज़ आकाश दूर रहे मुझसे, लेकिन वो मेरे और भी करीब हो जाता, गुस्ताखियाँ शुरू कर देता। कहने लगा, मजाक कर रहा हूँ तुमसे, तुम तो हवन्नकों वाली शक्ल बनाती हो तो और भी प्यारी लगती हो। 3 साल गुजर गए थे, मेरे पास 2 बेटे हो गए थे। गोपाल के बाद अंश हमारी ज़िंदगी में आ गया था। ज़िंदगी दोबारा से अपने डगर पर आ चुकी थी। जब एक दिन बाहर दस्तक हुई, दरवाज़ा मैंने ही खोला था। जिस शख्स को मैंने अपने सामने देखा, मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो अंकुश थे। हैरत से मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। 3 साल बाद उन्हें देखा था, शायद कोई सपना देख रही हूँ। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे।
मेरे होंठ बुरी तरह से कँपा रहे थे। मैंने कहा, अंकुश, आप ज़िंदा?" कहने लगे, "बच गया था मैं।" तब तक मेरे ससुर भी बाहर आ चुके थे। कहने लगे, "बेटा, बाहर कौन आया है?" मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने अंकुश को देखकर मेरे ससुर भी हैरत से बड़ी-बड़ी आँखें खोलकर देख रहे थे। अंकुश अंदर आकर अपने पापा के गले लग गया। वो रोने लगे और कहने लगे, "बेटा, तुम ज़िंदा थे? कहाँ चले गए थे तुम?" कहने लगा, "पापा, खाई में पता नहीं किस पत्थर पर जाकर गिरा था। सर पर इतनी गहरी चोट आई थी कि होश की दुनिया से बेगाना हो गया। एक भला आदमी मुझे वहाँ से ले गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर ही रखा था, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका था। कुछ भी याद नहीं था। 4 साल उन लोगों के साथ ही ज़िंदगी गुजारी। पापा, मैं अपना पास्ट याद करने की कोशिश करता था, लेकिन सिवाय कुछ छवियों के कुछ भी याद नहीं आता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही जिस फैमिली के साथ मैं रह रहा था, उनके ख़ानदानी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया और मेरे सिर पर भी गहरी चोट लगी थी, क्योंकि आपस में सब लड़ रहे थे। लेकिन उस चोट ने जैसे मेरी खोई हुई याददाश्त को वापस लौटा दिया। मैं वहीं के वहीं खड़ी थी। अंकुश कहने लगे, "यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ।" तो वो कहने लगे, "पापा, मम्मी कहाँ हैं?" मेरे ससुर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा सदमा तुम्हारी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर तो अंकुश फिर से रोने लगे। मेरे ससुर कहने लगे, "बेटा, ऊपर वाले की मर्ज़ी के सामने हम क्या कर सकते हैं?" आकाश अभी ऑफिस से वापस नहीं आया था। मेरे ससुर अंकुश को घर के अंदर ले गए। मैं मरे मरे कदमों से अंदर आई थी। ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। अंकुश जब बच्चे देखेंगे तो उनके सवालिया नज़रों का मैं क्या जवाब दूँगी। मेरी तो ये हालत थी कि मुझे अपना आप अपनी नज़रों में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। जब मैं अंदर गई तो दोनों बच्चे बाहर ही थे। छोटा बेटा बेबी कोट में लेटा हुआ था, बड़ा खिलौनों से खेल रहा था। अंकुश दोनों बच्चों को देखकर मेरे ससुर से कहने लगे, "पापा, ये बच्चे?" मेरे ससुर नज़रें चुरा गए। कहने लगे, "आकाश के हैं।" ये सुनकर अंकुश मुस्कुराने लगे, "आपने उसकी शादी कर दी?" अंकुश छोटे बेटे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। कहने लगे, "ये तो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी है।" फिर गोपाल को गोद में भर लिया। वो भी टुकर टुकर देख रहा था। अंकुश कहने लगे, "पापा, आकाश अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया?" पापा कहने लगे, "आने वाला होगा।" मैं वहीं लॉन्च में खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अंकुश से बात क्या करूं। मेरे ससुर भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। अंकुश मेरे पास आ गए। कहने लगे, "यहाँ क्यों स्टैचू की तरह खड़ी हो?" मैं कहने लगी कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कहने लगे, "अच्छा, आकाश की पत्नी कहाँ है?" ये सुनकर मैं रोने लगी। इससे पहले कि मेरे ससुर कुछ बताते, बाहर की डोर बेल बजी थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, "मुझे लगता है आकाश आ गया।" बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए अंकुश ही गए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, आकाश अंकुश को देखकर हैरान था, फिर गले लग के रोने लगा। लेकिन जब अंदर आया तो मुझे देखकर चुप सा हो गया। मैं रोए जा रही थी। अंकुश कहने लगे, "आकाश, तुम्हारे दोनों बेटे बहुत क्यूट हैं। पत्नी कहाँ है तुम्हारी? नज़र नहीं आ रही।" ये सुनकर आकाश मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगे, "क्या बात है? बता क्यों नहीं रहे कुछ? क्या नाराज़ होकर गई है?" मेरे ससुर भी चुप थे, आकाश भी, और बोलने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं था। मेरे ससुर अंकुश से कहने लगे, "बेटा, तुम कमरे में आओ।" अंकुश उन्हें हैरत से देख रहे थे। कहने लगे, "पापा, क्या बात है?" मेरे ससुर उसका हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और मैं वहीं सोफे पर ढह गई। दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के फूट फूट के रोने लगी। आकाश मेरे बराबर में बैठ गया, अपना सर पकड़े हुए था। पता नहीं यह किस्मत का कौन सा खेल था। मेरी किस्मत में शायद खुशियाँ थी ही नहीं। अंकुश की वो हादसाती मौत, फिर आकाश को अपनाना, कितना मुश्किल था वो सब देखना। और अब आकाश के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शायद वो भी ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुजर रहा था। ऐसा ही कुछ सोच रहा था जब अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अंकुश कहने लगे, "पापा, ये कैसे हो सकता है? आपने कैसे आकाश की शादी पूनम से कर दी? आप जानते हैं ना वो उसकी भाभी थी। क्या मेरी पत्नी को बिना किसी रिश्ते के आप लोग यहाँ नहीं रख सकते थे? क्या मेरे बिना मेरे घर में मेरी पत्नी की कोई जगह नहीं थी?" मेरे ससुर कहने लगे, "समझने की कोशिश करो बेटा, पूनम किसी रिश्ते के कैसे यहाँ रह सकती थी? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो और बात थी। अगर वो अपने भाई की तरफ भी होती तो वो भी उसकी शादी कहीं ना कहीं कर देता।" कहने लगा, "मैं कुछ नहीं जानता। पूनम मेरी पत्नी है। मैंने पहले ही बहुत परीक्षाएं दी हैं। मैंने बहुत तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी है। मेरे सर का दर्द नहीं रुकता था। इस सर के दर्द की वजह से मैं तड़पता था। मैं पूनम को नहीं छोड़ सकता।" मेरे ससुर कहने लगे, "बेटा, समझने की कोशिश करो। 2 बच्चे हैं उसके।" अंकुश कहने लगे, "आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इससे तो अच्छा था कि मैं सच में ही मर जाता।
मेरे ससुर कहने लगे, ऐसी बातें क्यों मुँह से निकाल रहे हो बेटा? कहने लगा, आपने तो मुझे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूनम के बिना रह सकता हूँ। मेरे ससुर कहने लगे, हम सब लोग परेशान हैं बेटा। कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता पापा, किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकता। ये सुनना था कि आकाश सोफे से खड़ा हो गया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैं गुमसुम सी थी। मैं बेड पर बैठ गई। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करूं क्या ना करूं। ये कैसी परीक्षा थी? एक तरफ आकाश था, मेरी मोहब्बत, और दूसरी तरफ वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देगी। उस समय मैं बिल्कुल किसी बेजान स्टैचू की तरह से आकाश के सामने बैठी थी। आकाश कहने लगा, पूनम, ये अच्छी तरह से समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं बेहद मुश्किल में फंस चुकी थी। उस समय वो मेरे सामने बैठा था और मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। जैसे ही उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा, मुझे लगा जैसे मुझे बड़ी ज़ोर का करंट लगा। मैंने तुरंत उससे अपने हाथ छुड़वाए। मेरी रंगत उड़ गई थी। एक बदहवासी सी मुझ पर छाने लगी थी। ये देखकर आकाश की तो जैसे जान निकली थी। वह कहने लगा, पूनम प्लीज़, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों दूर हो रही हो मुझसे? लेकिन मैं खड़ी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, प्लीज़ आकाश, मुझसे दूर रहो, कुछ नहीं लगते तुम मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब बोल क्यों रही थी। आकाश कहने लगा, ऐसे गैरों की तरह बात मत करो मुझसे। मैं तुम्हारी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। ये कहकर वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, समझने की कोशिश करो आकाश। लेकिन आकाश तो मुझे अपनी बाहों में ले चुका था, मुझ में खोने लगा था। कहने लगा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे पूनम। मैं उसकी बाहों में कसमसा के रह गई थी, लेकिन उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थीं। मैंने तुरंत से उसे खुद से जुदा किया था। मैंने कहा कि आकाश, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही। विवाह संपन्न हो गया है हमारा, क्योंकि शादी पर दूसरी शादी नहीं हो सकती। वो मुझे हैरानी से देख रहा था। कहने लगा, पूनम, 2 बच्चे हैं हमारे, भैया के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार लोगी? तो मैंने कहा, मुझे अजीब मुसीबत में फंसा दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा और क्या नहीं। फिर मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा, मैं तो अंकुश के नाम पर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार थी, लेकिन ये समाज जीने नहीं देता। अगर मेरे भाई ने मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं उसके घर पर अपने पति के नाम पर बैठ जाती, तो ये सब ना होता। न मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती, न तुम मेरी ज़िंदगी में रखते। लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे बताओ ना आकाश, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ज़िंदगी तो मेरे लिए मुश्किल बनकर रह गई है। इस एक ही घर में तुम दोनों भाइयों के होते हुए मैं किसी एक की बीवी बनकर नहीं रह सकती। मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है। तुम अपने बारे में, अंकुश अपने बारे में। कोई मेरे बारे में सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ? मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना। मैं नहीं रह सकती। न तुम रह सकते हो, न ही अंकुश मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तभी मेरे कमरे पर दस्तक हुई। आकाश ने अपने आंसू साफ़ किए और दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरे ससुर के साथ अंकुश भी खड़ा था। वो मेरी सारी बातें सुन चुके थे। अंकुश आकाश के सामने खड़ा हो गया। मुझे बिना देखे कहने लगा, पूनम, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं उन्हें देखती रह गई। कहने लगे, तुम ठीक कह रही हो। एक ही घर में रहते हुए तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं जी पाओगी। बाकी रह गई मेरी बात, तो मैं वापस कश्मीर जा रहा हूँ, उन लोगों के पास जहाँ मैंने पिछले 4 साल गुजारे हैं। जानते हैं, वहाँ मेरी शादी हो रही थी, क्योंकि मैं तो अपनी याददाश्त खो चुका था। वो लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाह रहे थे, लेकिन उनके ख़ानदानी दुश्मन वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे मारा मारी शुरू हो गई, इसीलिए किसी ने मेरे भी सर पे डंडा मार दिया था। मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मैं होश में आया तो अपना सारा अतीत मुझे याद आ गया। दुश्मनों को उन्होंने पुलिस बुलाकर अरेस्ट करा दिया था। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कहा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन मैं भूल गया था कि 4 साल गुजर चुके हैं और 4 साल पहले मैं अपनी पत्नी की नज़र में मर चुका था। मैं कभी कभी पापा और आकाश से मिलने आ जाया करूँगा। कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने ना आऊँ, हमेशा वहीं रहूँगा। वो लड़की भी बहुत रो रही थी, जिसे मैं दुल्हन बनी छोड़ कर आया था। शायद यही हमारे नसीब में लिखा था। ये कहकर वो बाहर चला गया।
अगले ही दिन डिवोर्स के पेपर तैयार हो चुके थे। अंकुश और मेरे साइन हो चुके थे। मैं अलग कमरे में रह रही थी। 2-4 दिन में ही मेरे आकाश से दोबारा शादी की सिर्फ ज़रूरी रस्में ही की गई थी। अंकुश कश्मीर जा चुके थे, लेकिन वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आए। आकाश और पापा ही उनसे मिलने चले जाया करते हैं। आकाश बताते हैं, अंकुश भैया बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से समझौता कर चुके हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने पति और बच्चों के साथ बिज़ी हो गई थी और ज़िंदगी पहले की तरह अपने डगर पे आ गई थी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।